जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम निखिल उपाध्याय एंड वेलकम टू माय चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया। हम अपनी क्लास 12th की एनसीईआरटी कहते हैं, ये हमारा पार्ट 4 ऑफ द वीडियो है। तो हम शुरू करते हैं सील, स्क्रिप्ट एंड वेट। जब हम बात करते हैं सील एंड सीलिंग्स की, सील एंड सीलिंग वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस। अब आपको ये इमेज देखने को मिल रही है, ये क्या है? एक टाइप से सील है। मैंने आपको पहले बताया सील किससे बन रही होती है, ये सीलिंग है, सॉरी, सील अलग है, तो थोड़ा सा सिमिलैरिटीज होती है बस, और ज्यादा फर्क नहीं होता। सील और सीलिंग क्या बनती है? एक क्ले हो गया, उस पे जो वो गीले फॉर्म में होता है, ठीक है, जब वो क्या होता है, ड्राई नहीं हुआ होता, तो उस पर कुछ हम कार्व्ड कर देते हैं, फिर वो एज ए यूज होता है। और ये किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। अभी कैसे कम्युनिकेशन के लिए यूज होता था, हम अभी आगे देखने वाले हैं। इमेजिन अ बैग ऑफ गुड्स being sent from one place to another. Its mouth was tied with rope and knot was fixed. Some wet clay on which one or more seal were pressed, leaving an impression. अब बोला गया है कि जैसे अगर आपको कोई बैग है, ठीक है, आपके पास अभी भी आप देखोगे, आप एक लोगो मान लो एक बैग का, ठीक है, ये आपका बैग है और यहाँ पे ना आपने क्या कहते हैं, रस्सी से ना इसका मुंह बंद कर रखा है, ठीक है, ये आप, ये बैग है पूरा, यहाँ पे भी वो है, और बीच में आपने रस्सी से इसे बंद कर रखा है। यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो रस्सी के दो नॉट्स है, इधर इधर, ठीक है, इधर आपने क्या किया, एक गीली क्ले ली, इस पे ऐसे लगा दिया, और उसे ना इसके ऊपर कुछ साइन टाइप का बना दिया, एक्स वाई जेड ऐसे करके, ठीक है। और जब ये क्ले ड्राई हो जाएगी, तो ये जो थ्रेड है वो क्ले के अंदर ही सोक हो रखी है, दब रखी है। तो जब किसी को सामान भेजना था ए प्लेस से बी प्लेस में, वो ऐसे ही इसी पोजीशन में भेजते थे, कि अगर ए जिससे बी जाते हुए टाइम अगर ये क्ले नहीं टूटी, ठीक है, तो हम ये मान, बी वाला ये मानता था कि बीच में इस सामान को छेड़ा नहीं गया। अगर क्ले टूटी हुई मिली तो बी को ये लगता था कि किसी ने अंदर का सामान को छेड़ दिया गया है। अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो, जैसे, हाँ चलो हम ये एक मान लेते हैं एग्जाम्पल, और कोई तो मुझे कोई एग्जाम्पल दिख नहीं रहा। अगर मैं इस एग्जाम्पल को लूं, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? आप ये कहोगे कि सर ये तो नॉर्मल सा एक टैग है। वही मान लो, अगर आप, ये बोरी है, इसमें कुछ सामान आपने रखा हुआ है, ठीक है, आपने इसे क्या किया, यहाँ पे एक टाइट आपने ये प्लास्टिक का लगा दिया। इस प्लास्टिक के बदले उस टाइम पे क्या होता था, प्लास्टिक तो डिस्कवर नहीं हुआ था, उस टाइम पे क्ले थे, तो कुछ इस टाइप का क्ले जैसा बना देंगे, और यहाँ पे जैसे आपको ये सिक्योर्ड लिखा हो, यहाँ पे कुछ एक सिंबल टाइप का बना देंगे। तो अगर क्ले ऐसी चीज है ना, मतलब सील ऐसी चीज है ना, जब ड्राई हो जाती है, उसके बाद अगर आप उसे टेम्पर थोड़ा भी छेड़छाड़ करोगे तो टूट जाएगी। तो इसी वजह से, अब प्लास्टिक को तो कितना ही मोड़ लो तोड़ लो, कुछ कोई फायदा नहीं, बट सील को अगर आप थोड़ा भी मोड़ने की कोशिश करोगे टूट जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि उस सील का ना कितना इंपॉर्टेंस हुआ करता है ट्रेड वगैरह में। और ये कम्युनिकेशन में कैसे मदद करता, मान लो ये प्लेस ए है, अरे, मान लो ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है। यहाँ से अगर कोई सील है, उसका सिंबल एक्स वाई है, ठीक है, उसका सिंबल एक्स वाई, वो हमें कहाँ पे मिली, हमें बी की जगह पे मिली। तो हम ये मान लेते थे कि, और बी वाला सिंबल क्या हो गया, ये मान लो हो गया जेड ए हो गया। तो ये जेड ए वाला सिंबल अगर ए की जगह पे मिल रहा है, और ए वाला सिंबल, ए का जो सिंबल है एक्स वाई, ये हमें बी की जगह पे मिल रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मतलब अगर अगर मैं इंटरनेशनल फॉर्म पे ले जाऊं कि अगर यूएस का डॉलर इंडिया में मिले और इंडिया का रुपीस यूएसए में मिले, तो ये पता चलेगा ना कुछ सामान का तो लेन देन हुआ होगा, कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ होगा, तभी उसी की वजह से तो करेंसी एक्सचेंज हुई। तो वैसे ही यहाँ पे हम सील की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मिटा दूं मैं। चलिए। इफ द बैग रीच विथ इट्स सील इंटैक्ट, इट मीन दैट इट हैड नॉट बीन टेम्पर्ड विथ। वही चीज, अगर जो बैग है वो सील के साथ मिला बिना टूटे, तो हम ये मानते थे कि जो बैग है वो क्या है, टेम्पर्ड नहीं किया, उसे छेड़छाड़ नहीं किया। द सीलिंग ऑल्सो कन्वे द आइडेंटिटी ऑफ द सेंटर। अभी जो सीलिंग है क्या कन्वे करती है, कि किसने इसे भेजा है। हर किसी का अलग अलग टाइप की सील होती है। आज के टाइम पे आप देखोगे, एक ब्रांड मान लो, ठीक है, पूमा है, उसका अलग लोगो है, एडिडास है, उसका अलग लोगो है, ठीक है, और भी अलग अलग कंपनीज है, ठीक है, रीबॉक है, उसका अलग लोगो है। तो वैसे सील एक टाइप का लोगो का काम करती है। हमें पता चल जाता है ना, अगर हम जैसे पूमा का लोगो देखते हैं, हमें पता चला अच्छा ये पूमा की कंपनी है। हम थ्री स्ट्राइप्स देखते हैं, हम कहते हैं हाँ ये एडिडास की कंपनी है। तो वैसे ही ये जो सील होती है वो बता देती है कि ये किसका सामान है, ठीक है, ये किस सेंडर का सामान है। हर जो सेंडर होता था, जो सामान बेचता था या सेंड करता था एक जगह से दूसरी जगह, उसके अपने अपने सील हुआ करते थे। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो सामान है किसका है और किसको जा रहा है। An enigmatic script. Harappa seal usually have line of writing, probably containing names, title
ऑफ द ओनर। अब जो हड़प्पा सील थी उसमें क्या होता है, लाइंस होती थी लिखी हुई, अब तक हमने तो पढ़ी नहीं। प्रोबेबली, प्रोबेबली मतलब कि शायद से, अंदाजा लगाया जा रहा है। कंटेनिंग नेम्स एंड टाइटल ऑफ द ओनर, क्या पता उसमें नाम लिखा हो, टाइटल लिखा हो एंड द टाइटल ऑफ द ओनर, की ओनर के बारे में डिटेल लिखी हो उस सील में, बोला गया बट पता नहीं चला गया। Scholars have also suggested that the motive, generally an animal, convey a meaning of those who could not read. अब यहाँ पे ना अगर आप ये सील देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक जानवर टाइप का हमें देखने को मिल रहा है कि नहीं। अब बोला गया है जो ये मोटिव्स है, जो ये जानवर है, ठीक है, जिनका हमने स्कल्पचर टाइप का बना रखा है यहाँ पे, इस ये किस लिए बनाया गया होगा, ये इसलिए हो सकता है कि वहां पे कई लोग जिन्हें पढ़ना नहीं आता हो, तो एनिमल के छाप को, एनिमल के डिजाइन को देख के बता सके कि ये किसका है। ठीक है, ये चीज बोली गई है। मोस्ट इंस्क्रिप्शन आर शॉर्ट, ज्यादातर जो इंस्क्रिप्शन वो क्या है, शॉर्ट्स है। द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइन, जो सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन मिला है उसमें 26 साइंस हमें देखने को मिले। ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन अनडेसिफर्ड टू डेट, इट इज एविडेंटली नॉट अल्फाबेटिक as it has just too many signs somewhere between 375 and 450। अब बोला गया है हमने स्क्रिप्ट को अब तक डेसिफर नहीं कर पाया, हमने अब तक स्क्रिप्ट को क्या नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया है, बट हमें ये पता चलता है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं है। हर, वेर एज ईच साइन स्टैंड एज अ वोवेल और कॉन्स्टेंट, जहां पे हर साइन जो है वोवेल या कॉन्स्टेंट की फॉर्म में हो। ठीक है, अल्फाबेट में क्या होता है, ए बी सी डी ई, यहाँ पे वोवेल आ गया, ये वोवेल आ गया, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गए, ठीक है, कॉन्सोनेंट हो गए, सॉरी कॉन्स्टेंट कह रहा हूँ। तो हमें ये पता चला है कि ये जो साइंस है अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे ना बहुत सारे साइंस मिले हैं, 375 से 400 के अप्रॉक्स तक मिले हैं। हमारे जो अल्फाबेट्स है वो तो 26 ही है, ठीक है, और वहां पे कह रहे 375 से 400 साइंस मिले हैं, तो सोचो कितनी लंबी काउंटिंग गई होगी, कितनी लंबे, कितने ज्यादातर साइंस जो यूज हुए होंगे उस टाइम पे। It is apparent that the script was written from right to left, as some seals show a wider space on the right and cramping on the left, as if the engraver began working from the right and ran out of space। अब बोला गया है इस वाले पैराग्राफ में, एक चीज ध्यान रखो। आपकी ये पेज है, ठीक है, आप कोई नोट्स लिख रहे हो या आप यही चीज लिख, आप लिखते हो ना, दिस इज अ बॉय हु इज। अब आप एक चीज देखो, जैसे जैसे आप लेफ्ट, आप राइट की साइड आते हैं तो आपके पास पेज कम होता है, तो आप क्लोज क्लोज लिखने लग जाते हो, और यहाँ पे आप देखो इस वाली जगह पे हमें कितना स्पेस मिला है, हम आराम से ओपन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया, हमें ये पता चलता है इन स्क्रिप्ट से कि जो स्क्रिप्ट है वो कैसे गई, राइट टू लेफ्ट, मतलब उसे पहले राइट यहाँ से ऐसे लिखा गया हो, दिस, THIS जो भी है, ठीक है, दिस इज अ बॉय हु वॉज, मतलब कि हमें राइट से लेफ्ट पे जाते हुए हमें देखने को मिला है, राइट से लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि जहां राइट वाले जगह है वहां पे तो हमें वाइडर स्पेस मिल रहा है, बट जहां पे लेफ्ट साइड है वहां पे हमें क्रैम्पिंग देखने को मिले। क्रैम्पिंग मतलब कि एक टाइप से बहुत ही खोच पोच, मतलब आपको ये समझ आ रहा है ना, बहुत ही क्लोज क्लोज वर्ड्स देखने को मिले हैं। इससे पता चलता है जो एनग्रेवर है, जो उस क्ले पे या सील पे लिख रहा था, वो क्या था, उसके पास स्पेस की कमी हो गई थी, इस वजह से वो क्या कहता, बहुत क्लोज क्लोज लिख रहा था उस सील में। ठीक है, अगर हम अगले में हमें पता चले खरोस्ती, ब्राह्मी, ठीक है, ये सारी जो लैंग्वेज है, ठीक है, ये पता चलेगा कौन सी लेफ्ट टू राइट होती थी, राइट टू लेफ्ट कौन सी होती थी, ये आपको अगले से अगले चैप्टर में या अगले ही चैप्टर में पता चल जाएगा। ठीक है, कंसीडर द वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच राइटिंग हैज बीन फाउंड। अब हमें ये देखना है कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पे लिखा हुआ मिला गया था। सील्स पे, कॉपर टूल्स पे, रिम्स ऑफ जार पे, कॉपर्स में, टेराकोटा टैबलेट में, ज्वेलरीज में, बोन्स में, रॉड्स में, बोन रॉड्स में, ठीक है, इवन एन एंशिएंट साइन बोर्ड। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली कि इतनी जगह पे ना हमें लिखा हुआ देखने को मिला था। रिमेंबर, देयर मे हैव बीन राइटिंग ऑन पेरिशेबल मटेरियल टू। अब हम ये देखते हैं कि जो महंगी महंगी चीजें हैं, ठीक है, जो सस्ती से सस्ती भी देखने को मिली और महंगी सी महंगी चीजों पे भी हमें लिखा हुआ देखने को मिला है। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं वेट्स की। Exchange were regular by a precise system of weights, usually made by stone called chariot and generally cubical with no marking। अब बोला गया है यहाँ पे वेट्स, अगर आप कोई आलू लेने जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, आटा लेने जा रहे हो, कुछ भी लेने जा रहे हो, उसके ऊपर ना वेट लिखा होता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या लिखा होता है, वेट लिखा होता है, या आप उसे तुलवा लेते हो कि हाँ हमें टमाटर 1 किलो लेना है, हमें आलू 2 किलो लेना है। तो आप देखोगे अगर आप आलू टमाटर लेने जाओगे, उस आदमी के पास कुछ लोहे का कुछ ऐसा होता है, उसके ऊपर 2 kg लिखा होता है। ठीक है, कुछ उससे छोटा होगा उसके ऊपर 1 kg लिखा होगा, है कि नहीं, तो वो क्या है, वेट्स है। तो इस टाइम बोला गया जो एक्सचेंज होते थे,
जो इस पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो रेगुलेट होता था, जो सामान का आदान प्रदान होता था, वो क्या था, वेट को देख के होता था। ठीक है, प्रिसाइज मतलब कि उस टाइम पे लोगों को वेट की बनक थी, उस समझ थी कि इतना सामान लेना है तो इतना वेट यूज होगा। अभी किस अब आज के टाइम पे तो मेटल से 2 किलो 1 किलो बन गया, उस टाइम पे तो था नहीं। तो उस टाइम पे स्टोन्स यूज होते थे एज अ वेट। अब इन स्टोन्स को क्या कहा जाता है, चैरेट कहा जाता। ये क्या होता है, क्यूबिकल फॉर्म में होते थे विथ नो मार्किंग। अभी कुछ इस टाइप के फॉर्म में होंगे, ठीक है, क्यूबिकल फॉर्म में होते थे। ठीक है, उन पे कोई मार्किंग नहीं होती थी। जो ज्यादा बड़ा होगा वो क्या होगा, ज्यादा भारी, वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा। जो कम होगा वो उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, वो देख के पता चल जाता था कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। The lower domination of the weight were binary 1, 2, 4, 8, 16, 32. With higher denomination followed the decimal system 160, 200, 320, 640. अब सिंपल सा बोला गया, जो वेट है ना वो आपका हर बार डबल होता है। ये 1 किलो हो गया, 2 किलो, फिर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। हमें इस टाइप में वेट फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, दी स्मॉलर वेट्स आर प्रॉब्ली यूज फॉर वेइंग ज्वेलरीज एंड बीट्स। जो छोटे छोटे वेट्स होंगे, ठीक है, अब ये मैंने तो 1 किलो बोला ना, क्या पता ये 1 ग्राम हो। ठीक है, अब मैं इसमें अभी बता नहीं रखा, इस वजह से आपको कह रहा हूँ। ठीक है, उस टाइम पे क्या पता है ग्राम ना होगे, कोई और वैल्यू चलती हो। जैसे हम आज भी वर्ल्ड में देखोगे आप, पाउंड्स है, ठीक है, एलबीएस है, तो यहाँ पे केजी है, किलोग्राम बोल दिया हमने, ग्राम्स हो गए, तो वहां पे कुछ अलग सिस्टम चलता होगा। तो हम ये मान के चल रहे थे। अभी जो छोटे छोटे हैं, ठीक है, जो बहुत छोटे वैल्यूज के होते हैं, वो किस लिए यूज होते हैं, ज्वेलरी या फिर बीड्स को नापने के लिए यूज होते होंगे। मेटल स्केल पेन्स हैव आल्सो बीन फाउंड। अब हम देखते हैं कि मेटल का बना हुआ पेन्स हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं एंशियंट अथॉरिटी की। अब हमें ये तो पता नहीं कि इस टाइम पे राजा कौन था, रानी कौन थी। क्या यहाँ पे एक ही रूलर रूल कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल रूलर रूल कर थे, जो कि हम महाजनपद सपने में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि वहां पे मल्टीपल किंग्स रूल करते हैं तो क्या कहते हैं। ठीक है, there are indication of complex division decision being taken and implemented in Harappan society। हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कई बार कॉम्प्लेक्स डिसीजन भी लिए गए थे, अलग कि ये करना है वो करना है, चलो ये कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप के डिसीजन भी हमें देखने को मिले हैं हड़प्पन सोसाइटी में। टेक फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स एंड एविडेंट इन पॉटरी सील्स वेट एंड ब्रिक्स। अब बोला गया है, अगर हम एग्जाम्पल ले कि हम किस डिसीजन की बात करें, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी, मतलब कि हम देखते हैं कि पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या है, हमें एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि यहाँ जम्मू से लेके, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए यूपी मान लेता हूँ, यूपी का हिस्सा, यहाँ पे अफगानिस्तान तक का हिस्सा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस पूरे हिस्से में बहुत वास्ट लैंड है ये। इस वास्ट लैंड में यहाँ पे अगर कोई पॉटरी बन रही है और यहाँ बन रही है और यहाँ पे कोई मान लो पॉटरी बन रही है, तो इन तीनों में यूनिफॉर्मिटी होगी। तीनों क्या होंगे, सेम शेप के होंगे, ठीक है, सेम एसएटीपी डिजाइन के होंगे, ठीक है, सेम वेट के होंगे। ठीक है, तो हमें और भी काफी चीजें जो इनमें सिमिलैरिटीज बनाती, तो एक टाइप की हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, चाहे पॉटरी हो, चाहे सील हो, चाहे वेट हो, चाहे ब्रिक्स हो। Notably, bricks, though obviously not produced in any single center, whereas a uniformity ratio through the region, the Jammu and Gujarat। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ब्रिक्स है, अब ऑब्वियस सी बात है, ब्रिक्स भी तो एक जगह पे बने नहीं होंगे, एक जगह पे प्रोड्यूस हुए नहीं होंगे, अलग अलग जगह होंगे। ठीक है, in any in any single center where a uniformity ratio to the। अब आप ये चीज देखोगे कि चाहे हम ब्रिक्स की बात करें, अगर आप ईंटें ले रहे हो, ठीक है, आपने घर बनाया है, अब पूरी दिल्ली में एक ही जगह से तो ईंटें आ नहीं रही होंगी ना, अलग अलग जगह से ईंटें आ रही होंगी ना। तो वही चीज बोली गई है, इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में अलग अलग जगह से ईंटें आई थी, फिर भी वो क्या थे, यूनिफॉर्म थे, एक ही वेट के, एक ही शेप के, एक ही डायमेंशंस के हमें देखने को मिलते हैं। We have also seen that settlement were strategically set up in specific location for various reasons। अब हम एक तीसरा चीज देखो, पहली चीज क्या, यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। दूसरा, हमने ब्रिक्स का एग्जांपल ले लिया कि ब्रिक्स की वजह से हमें देखने को। तीसरा क्या है, जो सेटलमेंट्स है उसमें भी हमें क्या है, एक स्ट्रेटेजी तरीके से देखने को मिलती है कि यहाँ पे घर बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे ड्रेन्स लेआउट होगी, रोड्स ऐसे बाइसेक्ट होंगे। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। Beside labor was mobilized for making bricks and for construction the massive walls in the platform। अब हम देखते हैं यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर्स पे ना लेबर्स को भी लाया गया था कि जिससे क्या हो, ये सारी चीजों का कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिले। ठीक है, तो एंशियंट अथॉरिटी में भी ये बताया कि हर जगह पे हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, चाहे
आपकी पॉटरी हो, सील्स हो, ब्रिक्स हो। फिर ब्रिक्स एक जगह पे तो बनती नहीं थी, बट सिमिलैरिटीज हर जगह पे थी। फिर हम देखते हैं जो लोकेशन थी वो क्या थी, हमें एक जो लोकेशन थी वो स्पेसिफाई लोकेशन पे ही सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है, मतलब कि वहां पे कोई ना कोई अथॉरिटी होगी जो इन चीजों को मैनेज करी थी। चौथा हमने लेबर के बारे में पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम बात करते हैं पैलेसेस एंड किंग की, अब हम बात करेंगे कि किंग्स थे नहीं थे, पैलेसेस का क्या था, क्या रोल नहीं था, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। If we look for the center of power or for depiction of power, depiction of people in power, archaeological records provide no immediate answer. अगर हम देखें कि क्या एक राजा हुआ करता था, एक सेंटर ऑफ पावर होती थी जो हर चीज को मॉनिटर करती थी, तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में हमें इसका आंसर नहीं मिलता। A large building found at the Mohenjo-daro was labeled as a palace by archaeologists, but no spectacular finds were associated with it. हमें एक लार्ज बिल्डिंग मिलती है आर्कियोलॉज मोहनजोदारो में, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे क्या कहा, एक पैलेस की तरह नाम दे दी कि पैलेस होगा राजा का, बट आर्कियोलॉजिस्ट ने इससे एसोसिएटेड और कोई एविडेंस नहीं ढूंढ पाए। इससे एसोसिएटेड मतलब कि क्या पता है पैलेस किसी और चीज के लिए यूज होता हो, राजा के लिए नहीं। अब राजा के लिए होगा यहाँ पे क्राउन होनी चाहिए, यहाँ पे उसके मंत्रियों के बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, यही एक पैलेस की डिपिक्शन है ना। तो ये चीजें हमें देखने को नहीं मिली थी। A stone statue was labeled and continued to be known as the priest king. एक यहाँ पे हमें स्टोन स्टैचू मिला, यहाँ ये रहा स्टोन स्टैचू, और हम क्या मानते हैं कि ये जो स्टोन स्टैचू है, ठीक है, यहाँ पे ये जो स्टोन स्टैचू इसका प्रीस्ट किंग होगा, मतलब यहाँ पे ये राजा होगा, और राजा को ऐसा डेपिक्ट किया है। क्यों? क्योंकि आप ये क्लोथिंग देखो, इस पे डिजाइन बना, ये माना जाता है कि राजा महंगे महंगे कपड़े पहनता होगा। इसके सिर पे अगर आप ये देखो कुछ बना सा हुआ है। अब ये हम मान लेते हैं क्राउन होगा। आप अगर आपने आज के टाइम देखा कुछ इस टाइप का आप क्राउन देखोगे, है कि नहीं राजा के ऊपर, तो क्या पता उस टाइम पे कुछ इसी टाइप का क्राउन हो, इसके हाथ में कुछ महंगा सा बंधा हुआ हो। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। This is because archaeologists were familiar with the Mesopotamia history and its priest king and have found parallel in the Indus region. अब यहाँ पे एक नाम आता है मेसोपोटामिया, ये आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है, ठीक है, चैप्टर 1 में आपने पढ़ रखा है। इसमें ये चीज बोली गई है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ना इसका नाम प्रीस्ट किंग इसीलिए रखा क्योंकि मेसोपोटामिया में हम देखते हैं कि जो प्रीस्ट किंग था, ठीक है, वो उसके तो डिपिक्शन देखने को मिलते हैं। अब जो मेसोपोटामिया के कंटेम्पररी कौन सा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो से जो इंडस नदी के पास में हमें देखने को मिला। तो मान सकते हैं अगर यहाँ पे राजा होगा तो यहाँ पे भी कोई ना कोई राजा होगा, यहाँ पे भी कोई ना कोई प्रीस्ट किंग होगा। तो इसलिए वजह से इनने इस स्टैचू को प्रीस्ट किंग का नाम दे दिया। But as we will see, the ritual practice of the Harappan civilization are not well understood yet, nor are not are there any means of knowing whether those who performed them also held political पावर्स। अब यहाँ पे हमें देखने को मिला रिचुअल्स के बारे में, जो यहाँ पे रिचुअल्स होते थे, जो यहाँ पे प्रैक्टिसेस परफॉर्म होती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ये हम अच्छे से अभी भी समझ नहीं पाए कि ये प्रैक्टिस क्यों होती थी, क्या होती थी, कैसे होती थी, किस वजह से होती थी, ये हम अभी भी समझ नहीं पाए। और हम अभी भी ये चीज समझने की कोशिश करें कि जो लोग ये रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, क्या उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर था या नहीं था। Some archaeologists are of the opinion that Harappan society had no rulers and that everybody enjoy equal status. अब दूसरा आर्कियोलॉजिकल विंग क्या कहता है, नहीं पहला है, ठीक है, पहला आर्कियोलॉजिकल विंग क्या कहता है, ये कहता है कि जो वहां पे जो राजा था वहां पे कोई एक सिंगल राजा नहीं था, मतलब कि वहां पे कोई राजा ही नहीं था। हर किसी का क्या था, अपना एक इक्वल स्टेटस था, हर किसी की अपनी वैल्यू थी। तो वो क्या कहते हैं, एक बैठे सब लोगों ने डिसाइड किया कि ये करना है और वही चीज होती थी। तो मतलब कोई भी राजा नहीं होता था। अदर फील्ड्स, अब यहाँ पे सेकंड बंदा आता है, वो कहता है अदर फील्ड देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सेवरल, दैट मोहनजोदारो हैड अ सेपरेट रूलर, हड़प्पा अदर एंड सो फोर्थ। अब दूसरा कहता है कि यहाँ पे ना कोई एक रूलर नहीं, यहाँ पे हमें मल्टीपल रूलर देखने को मिलते हैं। मल्टीपल रूलर मतलब काफी सारे रूलर है, मोहनजोदारो का अलग राजा होगा, हड़प्पा का अलग होगा, और ऐसी जितनी जितनी जो चीजें हैं उन अलग अलग जो साइट्स हैं उनके अलग अलग राजा होंगे। Yet other argue, अब तीसरा फिर आ गया, yet other argue that there was a single state given the similarities of artifact, the evidence of the planned settlement, the standardized ratio of the brick, the establishment of the settlement near the source of raw material. It is likely that Harappan practiced some sort of democratic system. Some of the structure with their given feature were created apparently for utilitarian purposes. अब यहाँ पे तीसरा विंग क्या कहता है, कहता है कि वहां पे ये सबका सब एक सिंगल स्टेट होगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं किस चीज के,
प्लैंड सेटलमेंट की, जब एक राजा होता है या कोई एक ही बंदा होता है, एक ही सेंटर पावर होती है, तो हर चीज को अच्छे से मैनेज कर पाता है। मतलब कि वो चीज बताता है कि हाँ ये लेआउट ऐसे होगा, ये लेआउट होगा, तो पूरे स्टार्टिंग टू एंड, मतलब जम्मू से लेके पूरे अफगानिस्तान का, गुजरात तक का हिस्से में एक ही टाइप का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। हमें ब्रिक्स का सेम रेशियो देखने को मिलता है, हमें सेटलमेंट जो है वो रॉ मटेरियल के पास देखने को मिलती है। ये बात समझ में आई। इट इज लाइकली दैट हड़प्पा प्रैक्टिस सम सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब हमें ये तो पता चल गया कि हड़प्पा में क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम देखने को मिलता है। इन तीनों चीजों से हमें ये चीज पता चल गई है। सम ऑफ द स्ट्रक्चर विद देयर गिवन फीचर्स वर क्रिएटेड अपैरेंटली फॉर यूटिलिटेरियन पर्पस। मतलब नॉर्मल रोजगार की जो चीजें होती है, कि कुछ कुछ जो चीजें बनी थी, कुछ कुछ जो स्ट्रक्चर बना था, वो किस लिए बना था, एक नॉर्मल डेली हाउस होल्ड के लिए, या फिर हम कह सकते हैं डेली रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो कहते हैं, उस चीज के लिए हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, 9 10 कनिंगम कन्फ्यूजन था, ठीक है, और 11 प्रॉबल पीजिंग, 9 भी खत्म ही कर लेते हैं, चलिए आते हैं द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, द अब क्या होता है, सिविलाइजेशन धीरे धीरे करके क्या होता है, एक एंडिंग की तरफ बढ़ रहा होता है। कोई चीज अगर आती है तो खत्म भी होने वाली होती है। ठीक है, सेम केस ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो अभी समझ जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। There is evidence that 1800 BC, most of the mature Harappan sites in regions such as Cholistan has been abandoned. अब ये हमें एविडेंस मिला है कि 1800 BCE तक आते आते जो मैच्योर हड़प्पन साइट्स थी, जैसे कि चोलिस्तान, वो क्या हो गई थी, अबेंडेंट हो गई थी, मतलब खाली हो गई थी। Simultaneously, there was an expansion of population into new settlement in गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब बोला गया कि हमें ना एक नई पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ देखने को मिलती है, गुजरात के हिस्से में, हरियाणा के हिस्से में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के हिस्से में। जो पुरानी साइट्स थी, मैच्योर हड़प्पन साइट्स थी, वहां से लोग छोड़ के जाने लग गए थे और नई नई जगह पे जाके बैठने लग गए थे। In the few Harappan sites that continued to be occupied after 1900 BC, there appears to have been transformation of material culture marked by disappearance of distinctive artifacts of the cultivate of civilization, weight, seals, स्पेशल बीट्स। अब यहाँ पे ये चीज बोला गया है कि हम ये देखते हैं कि जो कुछ हड़प्पन साइट्स थी जो कि 1900 तक ऑक्यूपाई थी, मतलब 1800 बीसी में तो लोग छोड़ के जाने लगे, बट कुछ साइट्स पे जो लोग 1900 बीसीई तक रहे थे, वहां पे हम क्या देखते हैं, वहां पे हम ये देखते हैं कि वहां पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला मटेरियल कल्चर का। मटेरियल कल्चर मतलब कि जो आपके वीट, जो वहां पे जो चीजें थी, ठीक है, जहाँ मतलब जो वेट्स थे, सील्स थे, ठीक है, बीड्स थे, वहां पे हमें डिसअपेयर होते हुए देखने को मिले। ठीक है, वहां पे हम कम होते हुए देखने को मिले। 1800 तक जो था, बट 1900 मान लो, अगर एग्जाम्पल क्या दूं, ये कहाँ, हाँ, ये मान लो 1800 तक जो जगह थी वो अबेंडेंट हो गई, बट ये जगह 1900 तक रही। तो यहाँ पे हमें ना जो इसके मटेरियल्स थे वो क्या थे, हमें बहुत कम देखने को मिले थे इन जगह पे एज कम्पेयर टू 1800। 1800 में मान लो हमें 100 बीट्स मिले, तो हमें 1900 तक आते आते हमें वो 60 बीट्स ही देखने को मिले थे यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हमें क्या होता है, जो आर्टिफैक्ट थे वो क्या होते, कम होने लग गए थे। और जैसे कि वेट, सील, स्पेशल बीट्स, ये सब जो मैंने आपको बताया था। राइटिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ऑल्सो डिसअपेयर्ड। अब यहाँ पे हमें राइटिंग नहीं देखने को मिली, 19 यहाँ पे 1800 तक हमें कोई ना कोई स्क्रिप्ट देखने को मिली। ठीक है, बट 1900 तक आते थे हमें लेस, बहुत ही कम स्क्रिप्ट देखने को मिली थी। ठीक है, SCRIPT। और क्या देखने में, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड थे उसके यहाँ पे एविडेंस हमें कम देखने को मिले, क्राफ्ट जो स्पेशलाइजेशन थी उसकी एविडेंस हमें कम देखने को मिली थी 1900 में। इन जनरल फार फ्यूअर मटेरियल वर यूज टू मेक फार फ्यूअर थिंग्स। अब देखने को मिला कि हमें बहुत कम मटेरियल जो था यूज हुआ करता था, मतलब चीजों को बनाने में। हाउसेस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स डिटेरॉइड एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस। 1800 में जो हमें लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर देखने को मिला, लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर देखने को मिले थे, वो 1900 तक हमें देखने को नहीं मिले थे। ठीक है, और क्या देखने को मिला था, हमें जो हाउस कंस्ट्रक्शन जो 1800 में देखने को मिला, हाउस कंस्ट्रक्शन जो हमें 1800 में देखने को मिला, 1900 में हमें ये हाउस कंस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिला था। ठीक है, ये दोनों मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। ये मत समझ लेना कि ये जो सीमेंट्री वगैरह है ये 1800 का और ये स्वेट वाला 1900 का, ये एग्जाम्पल के लिए है। ठीक है, overall artifacts and the settlement indicates a rural way of life in what it is called late Harappan और सक्सेस कल्चर। अब ये जो
फेस अब आ रहा था मैच्योर के बाद। इसे हमने किससे डिनोट किया था? लेट हड़प्पा या फिर सक्सेसर कल्चर से हमने डिनोट किया था। यहाँ पे एक चीज देखो, रूरल वे ऑफ लिविंग, मतलब कि एक जैसे कि वापस हम गांव की तरफ हम देखते हैं। मैच्योर में क्या था? हमें बहुत डेवलपमेंट देखने को, एक शहरीकरण देखने को मिला था, अर्बनाइजेशन देखने को मिला था। बट अब हम क्या देखते हैं? वापस लोग जो थे, शहर जो था वो गांव में कन्वर्ट होते जाता है, एक गांव के तरीके से जो लोग रहने लग रहे थे। What brought these changes? अब ये चेंजेस का रीजन क्या था? Several explanation have been put forward. काफी सारे explanation सामने लेके आए हैं. These ranges from climate change, deforestation, excessive flood, shifting and drying up the rivers or overuse of land escape. अब हमें देखो, स्किप तो हमने पढ़ी नहीं, तो हम ये सारा का सारा अंदाजा लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ हड़प्पन डिक्लाइन, कुछ भी लिख के आ जाओ जो आपको लगता है रीजन हो सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब को छोड़ के। ठीक है, अब रीजन क्या क्या हो सकता है? जैसे क्लाइमेट चेंज, क्या पता बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई हो, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ गई हो, इसकी वजह से लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ थे बहुत अबंडेंस में काट दिए गए थे, जिसकी वजह से उनका जो रोज का जो डेलीहुड था, जिससे वो खाने पीते थे, रहते थे, वहां वहां पे उन्हें रहना खाना पीना छोड़ दिया था। एक्सेसिव फ्लड, अब ये इंडस वैली के पास थी, तो क्या पता इंडस में क्या आ गया हो, फ्लड आ गया हो, तो इस वजह से क्या हो, बार 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 फ्लड आया, तो वो अब जिंदा नहीं रह पाए। शिफ्ट द शिफ्टिंग एंड द ड्राइंग ऑफ रिवर, क्या पता जो नदी थी, जो रिवर थी, उसमें क्या हो, वो पहले ऐसे आती थी, अब उसने अपना पाथ चेंज कर लिया। वो पाथ ए से आती थी, अब पाथ बी में आ गई। फिर पहले बी से आती थी, अब वो सी में चली गई, तो यहाँ पे जो सेटलमेंट थी उसे पानी मिलना बंद हो गया। या फिर वो जो नदी जो आ रही थी वो क्या होगी, ड्राई अप हो गई। या हमने लैंड को ज्यादा यूज कर लिया था, हमने एग्रीकल्चर इतना किया कि लैंड क्या होगी, अब न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करती थी। ये सारे काफी सारे रीजन हमें देखने को मिलते हैं। सम ऑफ दीज कॉजेज में होल्ड सर्टेन सेटलमेंट्स बट दे डू नॉट एक्सप्लेन कोलैप्स ऑफ द एंटायर सिचुएशन। अब ये जो रीजंस है वो हम ये मान सकते हैं कि कुछ सेटलमेंट्स कुछ साइट्स पे हो सकते हैं, कि कुछ साइट्स पे रीजन हो सकता है, बट पूरी की पूरी एंटायर सिविलाइजेशन इसी बात पे खत्म हो जाएगी, सारे पेड़ काट दिए, या फिर हमने लैंड को ज्यादा यूज कर लिया, या फ्लड ज्यादा आ गए। तो ये थोड़ा सोचना मुश्किल है। सोचो आज कोई कह रहा है कि लाइक पूरा जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात के जो लोग हैं वो एकदम से गायब हो गए, क्यों? क्योंकि वहां पे बाढ़ आ गई। कितना सुनने में हंसी सी आएगी। ठीक है, तो वही चीज, क्योंकि हमने अब तक स्क्रिप्ट डेसिफर नहीं कर पाए, तो हम कुछ कह नहीं सकते। It appeared that strong unifying element, perhaps the Harappan state, came to an end. अब हम ये मानते हैं कि एक जो स्ट्रॉन्ग एम्पायर था, ये स्ट्रॉन्ग हड़प्पन स्टेट था, वो क्या आ गया, एक एंडिंग की, अपनी खत्म होने की राह पे आ गया था। दिस इज एविडेंस बाय द डिसअपेरेंस ऑफ सील, स्क्रिप्ट, डिस्टिंक्टिव बीट्स, पॉटी। अब हम ये क्यों कहते हैं? क्योंकि सील, स्क्रिप्ट, बीट्स और पॉटी जो क्या है, खत्म हो गई थी, या फिर हमें खत्म होती हुई देखने को मिलती है। The shift from the standardized weight system to the use of local weights and the decline of abundance of cities, वही चीज की वेट सिस्टम हमें यहाँ पे इरोड होता हुआ देखने को मिला है। सिटीज जो थी वो अबेंडेंट होती हुई देखने को मिली है, सिटीज की सिटीज गायब होती हुई देखने को मिली है। दिस सब कॉन्टिनेंट वुड हैव टू वेट फॉर ओवर अ मिलेनियम फॉर न्यू सिटीज टू डेवलप इट्स कंप्लीटली डिफरेंट रीजन। अब वही चीज बोलेगी, जो ये सब कॉन्टिनेंट, जो इंडिया ये जो रीजन है, अब इसे वेट करना पड़ेगा, वुड हैव टू वेट फॉर ओवर अ मिलेनियम। ठीक है, 1000 ईयर्स तक वेट करना पड़ेगा एक नई सिटीज को देखने के लिए, ठीक है, एक नई सिटीज को डेवलप करने के लिए, फॉर न्यू सिटीज टू डेवलप इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट रीजन। अब कोई भी ट्रांजिशन हो रहा है ए प्लेस से बी जगह पे, ठीक है, तो बहुत टाइम लगता है। तो वही चीज बोलेगी, ये जो सब कॉन्टिनेंट है उसे 1 मिलेनियम का टाइम लग जाएगा, किस चीज को करने में, ये करने में कि एक जगह से एक नई सिटी डेवलप करने में दूसरी जगह पे। ये चीज हमें देखने को मिली। अगर आप ये लास्ट पैराग्राफ ये चीज छोड़ भी दोगे तो कोई इतना एक खास है नहीं, बस आपको ये चीज याद रखना है क्या क्या रीजन थे, वो तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने ये 3 टॉपिक्स हमने 7, 8 और 9 खत्म कर लिए। अगली वीडियो में हम 10 और 11 खत्म कर लेंगे, और फिर हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम चैप्टर 2 की तरफ चलेंगे। ठीक है, बाय बाय, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद।